चलिए, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, म्यूटेशन का वो छोटा सा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। अब बोलोगे तो लास्ट में बता देंगे, उससे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। जितना सा क्वेश्चन आता है मैंने पढ़ा दिया है। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है। और उस टॉपिक का नाम है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। मजा आ जाएगा सब आपको पढ़ के, सच बता रहे हैं। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग 2 लेक्चर में समाप्त हो जाता है। ध्यान से समझना है, टेक्निकल है, पूरा का पूरा टेक्निकल है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, इसका 3 नाम है। एक तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी कहते हैं इसको, कई बार इसको हम लोग डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग। और न्यूज़पेपर के लैंग्वेज में बोलें तो इसको डीएनए टेस्ट कहते हैं, ठीक है। डीएनए टेस्ट कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या, पहले थोड़ा सा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के हिस्ट्री पे जाते हैं। देखो बेसिकली क्या है, क्या पता है बेसिकली बात क्या है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो हमारा 2 टॉपिक बचा है 3 दिन लेक्चर का एक चैप्टर। तो बेसिकली यहीं से बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहीं से बायोटेक स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, टूल्स टेक्निक्स वगैरह। लेकिन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को अभी हम समझते हैं अच्छे से क्या है। देखो ये एक बायोटेक्नोलॉजी है, ये एक टेक्निक्स है, ये एक मेथड्स है। किस टाइप का मेथड है भाई? जीन से रिलेटेड कोई टेक्निक, जीन टेक्निक भी कह सकते हो आप इसको, बायो टेक्निक भी कह सकते हो। क्या है भाई इसमें? तो पहले आइए हिस्ट्री पे जाते हैं। नाम से आपको पता चल रहा होगा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। कई सारे लोग तो पता है एक्चुअली क्या, ये मिस नॉमर है, ये गलत नाम है, मिस नेमिंग है। कई सारे लोग तो क्या समझते हैं ना कि फिंगर प्रिंटिंग करके पता करेंगे उस पर्सन के पास डीएनए है या नहीं। बिल्कुल गलत बात। मैं आपको एक बात क्लियर कट कर दूं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में फिंगरप्रिंट का कोई यूज नहीं है। पता है एक्चुअल नाम तो उसका क्या होना चाहिए? डीएनए प्रोफाइलिंग। हम यहाँ पे डीएनए का प्रोफाइलिंग करते हैं, सीक्वेंसिंग करते हैं। और न्यूज़पेपर की लैंग्वेज में डीएनए टेस्ट, चलो ठीक। हाथरस कांड हुआ, डीएनए टेस्ट कराएंगे। अभी दिल्ली में राबिया वाला कांड हो गया, डीएनए टेस्ट कराएंगे आरोपी का, ठीक है। वो न्यूज़पेपर की लैंग्वेज। लेकिन एक्चुअली जो टेक्निकल टर्म है वो है डीएनए प्रोफाइलिंग। क्यों, वो भी आपको मैं समझाऊं। और ये टर्म तो बहुत ही गलत नाम है, लेकिन चलता आ रहा है। बेसिकली समझो ये टर्म इतने दिनों से चलता क्यों आ रहा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, समझना ध्यान से। बात तब की है जब इंडिया एक सिविलाइज्ड कंट्री नहीं था। आज तो यहाँ पे सभ्यता बहुत अच्छा हो गया। तब इंडिया में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, आदि मानव वगैरह ज्यादा हुआ करते थे। धीरे धीरे हम सभ्यता की तरफ जा रहे, कल्चर हमारे यहाँ धीरे धीरे आ रहा था, डेवलप कर रहा था। तब तक तो हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, ठीक है। हम लोग चीजों को समझते समझते थे नहीं ज्यादा, जैसा लाइफ मिला वैसा ही जी लेते थे। तो जब हम लोग धीरे धीरे सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ने लगे, पढ़ाई लिखाई की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उस समय तक किसी भी पर्सन के आइडेंटिटी को पहचानने के लिए कि हाँ भाई फलाना काम आपने ही किया है या फलाना काम आप ही केवल कर सकते हो, इसके आइडेंटिटी के लिए इंडिया ने ही पहली बार पूरे वर्ल्ड वाइड अंगूठा छाप स्टार्ट किया था, जिसको कहते हैं फिंगरप्रिंट। अच्छा एक बात बताइए, अगर ऐसा इंडिया ने पहली बार स्टार्ट किया, ठीक है हम उतने पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे लिटरेसी उतनी ज्यादा नहीं थी, हम अनपढ़ थे, ठीक है मानते हैं। लेकिन इतना तो अकल हमारे भारतीयों को था उस समय कि दुनिया में हर पर्सन का जो थंब है या फिर कोई भी फिंगरप्रिंट है वो यूनिक होता है। बताओ, इतना तो अकल आ ही गया होगा, तभी तो फिंगरप्रिंट ही यूज कर रहे थे हम यूनिक आइडेंटिटी के लिए। यस और नो? हमें सिग्नेचर करना नहीं आता था उस समय, हम पढ़े लिखे नहीं थे, हमें पेन चलाना नहीं आता था। हम क्या करते थे, किसी लिक्विड में किसी कलर को, किसी इंक को लेकर और उसमें अपना फिंगरप्रिंट को लेकर और दबा सदियों तक यही चलता था। उस टाइम ब्रिटिश लोग हमारा मजाक उड़ाए थे कि हम लोग अनपढ़ है, गवार है, हम लोग को पढ़ाई लिखाई करना नहीं आता, हम अंगूठा छाप। और देखो ये चीज आज भी चलती है, आज भी आप गांव में किसी को बेइज्जत कर देते हो अंगूठा छाप बोल के। लेकिन इसके पीछे का जो टेक्निक है उस चीज को तो हम भूल ही गए। पता है इसके पीछे का टेक्निक क्या है? सोचो कि तभी पहली बार पूरे वर्ल्ड वाइड किसी भारतीय ने सोचा होगा कि इस दुनिया में हर पर्सन का जो थंब का इंप्रेशन है वो यूनिक होता है, सेम नहीं होता है। तभी तो हम इसको यूज कर रहे हैं आइडेंटिटी के लिए। और आप ये देख लो, ये इतना यूनिक होता है कि भले ही हम कितना भी पढ़ लिख लिया, आज की डेट साइंस कितना भी आगे चला गया, 12 सितंबर को नीट,
4 बार फिंगरप्रिंट लिया जाएगा आपसे, एक बार इसका, एक बार इसका, फिर एक बार इसका और एक बार इसका। हम लोग के समय तो 4 बार लिया जाता था, अभी पता नहीं क्या, 4 बार तो लिया जाता हो। साइंस कहाँ से कहाँ पहुंच गया, फिर भी तो फिंगरप्रिंट आप ले रहे हो, बताओ। आइडेंटिटी के लिए तो फिर भी फिंगरप्रिंट ही ले रहे हो, अंगूठा से आप खोल के बचत क्यों कर रहे हो? इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि इस दुनिया में जितना भी फिंगरप्रिंट है वो यूनिक है, हर पर्सन का सेम नहीं होता। हाँ, लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक, क्या, अगर पर्सन चाहे तो अपना आइडेंटिटी बिगाड़ सकता है। जैसे मान लो कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जॉब करता है, जैसे वो राबिया वाला कांड है, ठीक है, राबिया वाला कांड है। मान लो अभी डीएनए टेस्ट नहीं होता, डीएनए प्रोफाइलिंग हमारे सामने नहीं रहता, तो क्या करते हैं, उसी से पहचान दिलाते हैं। कैसे कि बोला जा रहा है कि राबिया के जो साथ में काम करता था पुलिस कांस्टेबल या फिर जो भी अधिकारी, उन्होंने ही उसका ऐसा कांड किया है, ठीक है, कहना है, उसके परिवार वाले का आरोप है, और उस पर्सन ने सरेंडर भी किया है कि हाँ मैंने ही बलात्कार किया है, ठीक है। हो सकता है बाद में कोर्ट में जाने के बाद वो मुकर जाए कि नहीं मैं तो दबाव में आके अपने आप को सरेंडर किया, ठीक है। तो अगर डीएनए टेस्ट हमारे सामने अभी नहीं रहता आज की डेट में, तो हम लोग क्या करते हैं, उस बात का पता लगाने के लिए, वो पर्सन नौकरी पे आया है ना, तो उसका अंगूठा का जो छाप है या फिर थंब का इम्प्रेशन है, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में तो होगा। अगर वो पर्सन जॉब कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड में, गवर्नमेंट में होगा ना, वहां से वो निकाला जाएगा। अब चूंकि उस पर आरोप लगा है रेप केस का, तो उससे फिर से एक बार फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, क्या भाई आप हो या नहीं हो। अब बात करते हैं कि भाई ठीक है, वो तो वही पर्सन है, मैच करेगा या नहीं करेगा। अगर वो पर्सन ये कह रहा है कि भाई मैं वो हूं ही नहीं, वो डायरेक्टली मना कर रहा है कि मैं वो आदमी ही नहीं हूँ जो मैं वहां जॉब करता था, डायरेक्ट मुकर रहा, अपनी सारी आइडेंटिटी को झूठ बता रहा है। तो पुराने जमाने में यही तरीका था कि अभी तो करंट मौजूदगार सामने में अपराधी है और उसका कोई अगर प्रीवियस रिकॉर्ड में फिंगरप्रिंट पहले कहीं है, उसको मैच करा लेते थे। इसमें बहुत सारा मिसपरसेप्शन हो जाता था, धोखा हो जाता था। कोई अपराधी होता था वो अपराधी साबित नहीं हो पाता था, कोई नहीं होता था वो साबित हो जाता था। कई बार तो ऐसा होता था कि आदमी पकड़ा भी गया कि वही है, और उसको पता चल गया कि कल उसका फाइनल फिंगरप्रिंट है। हाँ बोलिए भैया। जब कुछ बोलना ही नहीं होता तो हेलो हेलो काय करता है कॉल करके। हाँ क्या बोल रहे थे। हाँ, तो धोखा हो जाता था लोगों के साथ। अब मान लो कोई पर्सन को पता चल गया कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी किया है, तो उसको पता चल गया कि कल उसका फाइनल हियरिंग है और कल उसका फाइनली वहां पे फिंगरप्रिंट किया जाएगा, ठीक है। तो उस, हाँ, तो क्या करा था मैं कि डीएनए फिंगरप्रिंट, हाँ, तो धोखा हो जाता था कि कल उसको पता चल गया कि कल उसका फाइनल हियरिंग है, वो क्या करता था, अपने फिंगरप्रिंट को घिस के खराब कर लेता था, घिस के खराब कर लेता था। ऐसा भी केस सुनने में आया था कि मान लो भाई कोई भी पर्सन जब जॉब में जाता है तो यंग एज में जाता है, ऑब्वियस सी बात है। तो मान लो कोई पुलिस में ही गया, यंग एज में गया डिफेंस सिस्टम में, उसका फिंगरप्रिंट गवर्नमेंट के फाइल में रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड किया हुआ मेंटेन है रिकॉर्ड उसका। अब वो जॉब से जब रिटायर हो गया, तब वो लोगों के बीच में जाके मनमानी करने लगा, अपराध करने लगा, किसी का रेप करने लगा, किसी के घर में लूट कांड करने लगा। और लोग अब सोसाइटी वाले आरोप लगा रहे हैं कि वही लोग है जो पहले किसी पुलिस में था, थानेदार था। तो अब क्या हुआ कि भाई वो तो बूढ़ा हो चुका है लगभग अब। तो होता क्या था, एज के साथ ये चेंज होता है, ये जो है ना एज के साथ चेंज होता है, टाइम के साथ फिंगरप्रिंट वेरिएबल होता है। तो जब चेंज हो गया तो पर्सन सीधे बोलेगा कि मैं तो वो हूँ ही नहीं, मैंने कभी पुलिस में जॉब किया ही नहीं, क्या पहचान है, क्या है। आइडेंटिटी तो कुछ भी बदला जा सकता है, बॉडी का पहचान तो बदल गया ना, बोल देगा मैं वो आदमी हूँ ही नहीं, सीधा बात है।
मैं कोई और हूँ क्या, मैं फोटो मेरा बदल गया और बोलो ये भी बदल गया, तो उस टाइम बहुत प्रॉब्लम आता था। लेकिन एक बात समझिए, ब्रिटिश भले ही हमारा मजाक उड़ा रहे थे उस समय इस बात को लेके कि फिंगरप्रिंट यूज करता है, उसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस भी नहीं है, लेकिन इत्तेफाक देखिए, उसी ब्रिटिश में से एक ब्रिटिश साइंटिस्ट सर एलेक्स जेफरी, क्या नाम है, सर एलेक्स जेफरी, उन्होंने इसी फिंगरप्रिंट के बेसिस पर डीएनए टेस्ट तैयार किया। अब सब मजाक उड़ाना निकल गया, उनके दिमाग में आया कि आखिर जब हर पर्सन का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी सेम यूनिक हो सकता है, तो क्या हम कोई इंटरनल एनाटॉमी या कोई इंटरनल फिजियोलॉजिकल इंटरमोलिकुलर सिग्नेचर ढूंढ नहीं सकते जो हर पर्सन का यूनिक हो। यह बात स्पष्ट रूप से अलग जेफरी एक्सेप्ट किए हैं कि मैंने जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताया, ये मैं इंडिया के अंगूठा छाप से ही इंप्रेस होकर बताया हूँ कि इंडिया ये अंगूठा छाप यूज करता था पर्सन के आइडेंटिटी के लिए। तो मेरे दिमाग में आया कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी टाइम के साथ थोड़ी बदल जाती है, तो क्या कोई ऐसा इंटरनल एनाटॉमी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी नहीं होता है, इंटरनल एनाटॉमी, इंटरनल फिजियोलॉजी, इंटरनल मॉलिकुलर, ऐसा कोई चीज नहीं है जो बदले नहीं समय के साथ, लाइफ टाइम एक ही जैसा रहे और हर किसी का यूनिक हो। अब सोचो यार, ठीक है टेक्निक उन्होंने जो भी साइंटिफिक मैनर में डेवलप किया, लेकिन आइडिया कहाँ से आया? हाँ, आइडिया तो इंडिया से ही आया, और आइडिया तो इंडियन टेक्निक से ही आया, और इंडिया ने पहली बार पूरी दुनिया में अंगूठा छाप स्टार्ट किया था। आज सबको अंगूठा छाप यूज करता है यूनिक आइडेंटिटी के लिए, मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के लिए। तो पहली बार सर एलेक्स जेफरी ने उसी फिंगर प्रिंटिंग के बेसिस पर डीएनए से रिलेटेड यूनिक आइडेंटिटी का एक टेक्निक दिया, जिसका एक्चुअल नेम डीएनए प्रोफाइलिंग होना चाहिए। लेकिन चूंकि सर एलेक्स जेफरी ने इंडिया में उस समय यूज हो रहे फिंगर प्रिंटिंग के बेसिस पर डीएनए का टेस्ट डेवलप किया, डीएनए का प्रोफाइलिंग डेवलप किया, इसीलिए तभी से लोग इसको डीएनए फिंगर प्रिंटिंग बोलने लगे। समझ में आया? बाकी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में फिंगरप्रिंट का कोई रोल नहीं है, बस क्या है कि फिंगरप्रिंट वाले टेक्निक से आइडिया आया कि क्या ऐसा कोई इंटरनल चीज नहीं हो सकता, इसलिए इसको बोल रहे हैं इंटरनल चीज। क्या डीएनए, डीएनए इंटरनल चीज है। तो डीएनए का फिंगर प्रिंटिंग के टेक्निक की मदद से डीएनए का प्रोफाइलिंग करना डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाता है। ये टेक्निक पहली बार डेवलप करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? सर एलेक्स जेफरी। सर एलेक्स जेफरी ने पहली बार ये टेक्निक डेवलप कर रखा है। बोले ये तो हुआ इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं सीधा सीधी किस पे कि सर, अच्छा एक बात और, इंडिया में पहली बार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डेवलप करने वाले साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर लालजी सिंह, प्रोफेसर लालजी सिंह और प्रोफेसर एम के कश्यप, सॉरी प्रोफेसर वी के कश्यप, प्रोफेसर वी के कश्यप, इन्होंने इंडिया में पहली बार डेवलप किया। और जब पहली बार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दिया था वो कौन? सर एलेक्स जेफरी, सर एलेक्स जेफरी, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा जनरल नॉलेज वाला, इंडिया में आज की डेट में जो सबसे बड़ा सेंटर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, हालांकि बहुत जगह हो गया है लेकिन जो सबसे बड़ा सेंटर है वो है CDFD, याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस, हैदराबाद में, हैदराबाद में सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस, हैदराबाद में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सबसे बड़ा सेंटर इंडिया में, और वो एस्टेब्लिश करने में इनका बहुत बड़ा रोल है, प्रोफेसर लालजी सिंह और वीके कश्यप। हालांकि आज तो इंडिया में कई जगह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सेंटर डेवलप हो चुका है, लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे पुराना है वो वही है CDFD, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस क्या है, प्रोसीड्यूर क्या है। प्रोसीड्यूर तो कल बात करेंगे, प्रिंसिपल क्या है, बेसिस क्या है, प्रिंसिपल। आइए अब हम उस पर बात करते हैं। बच्चों मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, इस दुनिया में जितना भी डीएनए है ना, सब काम का नहीं है, मैंने पहले भी बोला है, दुनिया में हर डीएनए काम का नहीं है।
और मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, मैं ह्यूमन के अंदर की बात कर रहा हूँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मैं आपको ह्यूमन के अंदर का एक फैक्ट बताता हूँ, ह्यूमन के अंदर का। सपोज कीजिए ह्यूमन का ये एक डीएनए, ये एक लंबा सा डीएनए है, ठीक है। अब इसमें कई सारे जीन है। जीन आपको पता है कि पूरा सेगमेंट जीन नहीं होता, पता है ना। मतलब ये एक जीन है, यहाँ पे एक जीन है, फिर यहाँ पे एक जीन है, मान लो कि मान लो फिर एक कोने पे यहाँ पे एक जीन है। कहा था ना कि डीएनए का पूरा सेगमेंट जीन नहीं होता, याद आ रहा है, क्योंकि हर सेगमेंट प्रोटीन नहीं बनाता, ठीक है। और हर जीन सिस्टोन भी नहीं होता, ये भी बताया था, याद आ रहा होगा, ठीक है। तो अब बात यहाँ ये है कि ठीक है, ये तो जीन है सर, ये तो प्रोटीन बनाएगा, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, प्रोटीन बनाएगा। लेकिन सर डीएनए तो कंटिन्यूटी में है, बिल्कुल सही बात है, डीएनए तो कंटिन्यूटी में है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप गौर करिए, कुछ डीएनए सीक्वेंस एकदम लगातार रिपीट हो रहे हैं, जैसे ये देखो रिपीट हुआ, फिर कुछ रिपीट नहीं हुआ, ब्लू वाला, येलो वाला, ऐसे ये डीएनए सीक्वेंस कुछ नॉन रिपीटेटिव है। पता चला कि फिर लगातार कुछ रिपीट हुए, लगातार रिपीट होते चले गए, पता चला फिर कुछ दूसरे टाइप के रिपीटेशन, और फिर नॉन रिपीटेटिव। देख लो डीएनए का सीक्वेंस किस तरह से इस टाइप से। अच्छा एक बार बताओ, ये एक अलग टाइप का रिपीटेशन है, ये उसी टाइप का रिपीटेशन है, ये अलग टाइप का रिपीटेशन है, और ये नॉन रिपीटेटिव है, ये भी नॉन रिपीटेटिव है या नहीं। और ये तो खैर जीन, इसको बोलते हैं कोडिंग डीएनए, जो काम का है। याद आ रहा है, कोडिंग डीएनए जो काम का है, जो प्रोटीन बनाता है। इन सबको मिला के क्या बोलोगे आप, कोडिंग डीएनए, ठीक है। अरे ठीक है, अच्छा इसको क्या बोलोगे, रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है। और इसको क्या बोलोगे, नॉन रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है। क्या ये दोनों प्रोटीन बना रहे हैं, नहीं, नहीं बना रहे, तो इसको क्या बोलोगे, नॉन कोडिंग डीएनए, क्या बोलोगे, नॉन कोडिंग डीएनए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे अंदर 98% से भी ज्यादा डीएनए नॉन कोडिंग, और कोडिंग डीएनए मात्र 2% से भी कम। आप बोलेगा इतना, तब तो बेकार है सारा। हाँ ट्रांसलेशन वाइज बेकार है, क्योंकि करेक्टर नहीं बनता उससे, प्रोटीन ही नहीं बनेगा, करेक्टर कहाँ से बनेगा। लेकिन पता है बात, इसी को हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस बना, और ये एग्जाम में आता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस कौन है, कोडिंग डीएनए या नॉन कोडिंग डीएनए, नॉन कोडिंग डीएनए। करें नॉन कोडिंग डीएनए। अच्छा एक बार बताओ, मेरी आवाज थोड़ी धसी धसी सी लग रही है क्या? यस सर। ज्यादा धसा हुआ लग रहा है, ज्यादा धसा हुआ लग रहा है क्या? हाँ सुनाई दे रहा है ना क्लियर, दे रहा है ना, चलिए। तो अरे उस दिन ऑफलाइन क्लास तो लगातार 6 घंटा क्लास ले लिए ना, गलती करके लगातार नहीं लेते, ब्रेक लेके, ठीक है। तो ये नॉन कोडिंग डीएनए, तो मैं क्या कर रहा था कि नॉन कोडिंग डीएनए ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस। अब आप बोलोगे ये कैसे, तो समझना ध्यान से। सर एलेक्स जेफरी को ये बात समझ में आया जब वो मॉलिकुलर स्टडी कर रहे थे, मॉलिकुलर जेनेटिक्स की स्टडी, तो उनको एक बात समझ में आया कि जो कोडिंग डीएनए वो तो प्रोटीन बना, नॉन कोडिंग डीएनए में जो जितना परसेंटेज है वो सब बेकार है। और उनको ऐसा लगा ये सारे इंसान में 98% से ज्यादा है। और पता है आपको इस चैप्टर के बाद हम पढ़ाएंगे एक चैप्टर, सॉरी इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ाएंगे एक टॉपिक, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसमें आपको बताएंगे ह्यूमन के टोटल क्रोमोजोम के सारे जीन का सिक्वेंसिंग कर लिया गया है, चाहे वो कोडिंग हो चाहे वो नॉन कोडिंग।
13 साल का एक बड़ा प्रोजेक्ट था। बताएंगे आप? मतलब आज की डेट में इंसान में पाए जाने वाले हर जीन का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमें पता है। ये एक बड़ा लंबा सा प्रोजेक्ट वाला वर्क हुआ था, आपको बताएंगे। तो आज की डेट में हमें सब पता है। तो जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का स्टडी हुआ तो तब जाके ये बातें और समझ में आई कि ह्यूमन में 99.9% डीएनए सेम। क्या समझ में आया? 99.9% डीएनए तो सेम। डिफरेंस कितना है? मात्र 1%। क्या बोला? डिफरेंस कितना है? मात्र 1%। और पता है ये जो डिफरेंस है यही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस। आप बोलोगे आप क्या क्या बता रहे हो, नहीं समझ में आया। देखो ये एक अलग चीज है, ये है कि 98% डीएनए प्रोटीन नहीं बनाता और 2% ही बनाता है। और ये मैं कह रहा हूं कि इंसान के अंदर 99% 99.9% डीएनए का जो सीक्वेंस है वो सेम है। ये अलग बातें, वो अलग बात, ठीक है। 99% डीएनए का सीक्वेंस सेम और 0.1% डिफरेंट। देखो बात बताओ, क्या आप लोगों को मैंने ह्यूमन के अंदर टोटल बेस पेयर बताया जीनोम में? 3.3 इंटू 10 की पावर, बोलिए कितना था? 9 था। काहे के लिए बार बार कॉल कर? हाँ, तो 3.3 इंटू 10 की पावर 9 टोटल बेस पेयर होता है। बताया कि नहीं बताया? एक पर्टिकुलर जीनोम, ह्यूमन जीनोम, और जीनोम का मतलब क्या? वही हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को निकालो, टोटल जीन जो है वो जीनोम कहलाएगा, और उसमें जो टोटल बेस पेयर है वो 3.3 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा, इसका 1% निकालो तो कितना होता है? 0.1% निकालो तो कितना आता है? इसका 1% आएगा आपको 3.3 इंटू 10 की पावर 6। निकाले कभी? निकाला हुआ है, देख लेना आप, पहला निकाला हुआ है। 0.1% 3.3 इंटू 10 के पावर 6 आएगा। एक बात बताओ, इतना बेस पेयर का डिफरेंस कम लगता है क्या? अरे परसेंटेज वाइज कम लग रहा है, परसेंटेज वाइज लग रहा है कि केवल 0.1% डीएनए डिफरेंट है हर इंडिविजुअल के बीच, लेकिन आप बेस पेयर का काउंटिंग गिनो तो हर पर्सन दूसरे पर्सन से 3.3 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर का डिफरेंस रखता है। और एक कम नहीं है, बहुत परसेंटेज वाइज कम लग रहा है। और सर एलेक्स जेफरी ने सोचा कि अगर ये इतना बेस पेयर का डिफरेंस है हर इंडिविजुअल के बीच, इसका मतलब यही हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पर्सन के यूनिक आइडेंटिटी का बेसिस बन सकता है। यस और नो? यस और नो? और इसी डिफरेंस को लेकर वो आगे बढ़े, इसी डिफरेंस को लेकर वो आगे बढ़े। और आगे उन्होंने एक बात गौर की, जितना पार्ट डिफरेंट है वो बस इतना ही बेस पेयर का, लेकिन उसमें कुछ पर्टिकुलर डीएनए बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं लगातार, और कुछ पर्टिकुलर डीएनए रिपीट नहीं हो रहे। जैसे देखो ये रिपीट नहीं हुआ, रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब उनको समझ में आ गया कि जो डिफरेंस रखने वाले डीएनए हैं वो रिपीटेटिव भी हैं और वो नॉन रिपीटेटिव भी, रिपीटेटिव भी है, नॉन रिपीटेटिव भी, लेकिन वो सारे के सारे नॉन कोडिंग, प्रोटीन नहीं बनाते हैं। वो रिपीटेटिव भी है, नॉन रिपीटेटिव भी है। कुछ डीएनए लगातार रिपीट हो रहा है, डीएनए सीक्वेंस, कुछ नहीं रिपीट हो रहा है, लेकिन वो सब पर्सन टू पर्सन डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है इसको थोड़ा और डिटेल में भी हम समझेंगे नेक्स्ट मीटिंग। ये तो बस मैंने एक जस्ट भूमिका बांधा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, इंट्रोडक्शन। देखिए यहाँ पर
आपके नोट्स में सारी बातें लिखी है। अरे आवाज से डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? अतीक, यस सर। समझ ठीक में है आ रहा है? डिस्टरबेंस हो रहा है आवाज से? सर, आ रहा है सर। ज्योति, ज्योति रिवास हो गई। जागे हुए हैं। हाँ तो आवाज आ रहा है ना, सुनाई तो दे रहा है ना? हाँ चलिए, यहाँ देखिए, ये रहा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग गलत नाम है, डीएनए प्रोफाइलिंग रियल नेम है। डीएनए टाइपिंग भी उसी का नाम है, डीएनए टेस्ट भी उसी का नाम है। एनसीईआरटी में डेफिनेशन ये वाला दे रखा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंस इन रिपीटेशन ऑफ रिपीटेटिव डीएनए। इस बात का भी आपको समझ में आ जाएगा क्या है। इट इज टेक्निक टू आइडेंटिफाई अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हिज या हर डीएनए स्पेसिफिसिटी। पहली बार डेवलप किया सर एलेक्स जेफरी ने, इंडिया में लाली सिंह और वीके कश्यप। सीडीएफडी, इसका फुल फॉर्म मैं आपको नोट्स में लिख के दे चुका हूँ, फोटो भेज दूंगा। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डिफेंस। और बेसिस क्या है, ये रहा, ये रहा। इसके आगे हम बात करते हैं अगले मीटिंग में, इतना जल्दी से देख लीजिए, आइए अगले मीटिंग में।